हेलो बच्चों, हाउ आर यू? वेलकम टू द न्यू लेक्चर। और आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा, वो रे ऑप्टिक्स का एक और बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। इससे आगे हमारा सारा पार्ट होगा। और इस आर्टिकल को अगर हम अच्छे से समझ लेते हैं तो यहाँ कई सारे टॉपिक छोटे छोटे हमारे कवर हो जाएंगे। ठीक है बेटा? तो बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है ये। आप बच्चों को समझ के करना है, डायग्राम को समझना है। डायग्राम समझने का मतलब होता है कि मोर देन 70 to 80% आपका काम हो गया है। तो डायग्राम बनाते हुए हम सभी फिर रूल्स को फॉलो करेंगे और आज हम सब बेसिक्स कवर करेंगे। और ये हमारा एक लेक्चर जो है थोड़ा बड़ा होने वाला है, उसको हमने अच्छे से करना भी है। तो बेटा थोड़ा टाइम, पेशेंस रखना, टाइम देना, इसको पूरे को अच्छे से समझना है। ठीक है? तो हम अभी शुरू करते हैं बेटा। टॉपिक का नाम है स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। तो बेटा रिफ्रैक्शन जहां होता है वहां ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, आपको पता है। और यहां स्फेरिकल है, तो स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस क्या होती है? ये पार्ट होती है एक स्फीयर का, जो कि ट्रांसपेरेंट मीडियम का बना हुआ है। ठीक है? तो व्हाट आर स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस? द पार्ट ऑफ ए स्फीयर मेड अप ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम्स। ट्रांसपेरेंट मीडियम का बना हुआ होता है। ठीक है? तो अब इसमें हम क्या है, these are two types. There are two types. There are two types. बड़े अच्छे से समझना, आपको फिगर तभी आएगी जब हम बेसिक समझाएंगे। एक होती है कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। दूसरी होगी बेटा कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस, स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। अब हमने जो कॉन्वेक्स और कॉनकेव है उसको कैसे बनाएंगे, सरफेस कैसी होती है, इनको समझाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी मैं बताने लगा हूं, उसको ध्यान रखना। कॉन्वेक्स कैसी होती है, तो मैं कॉन्वेक्स के लिए लिख बना रहा हूं फिगर बेटा, कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, स्फेरिकल सरफेस। अब ये बनाना चाहता हूं मैं। ठीक है बेटा? इसको समझाना चाहते हैं। फिगर समझनी है आपने। अगर फिगर अच्छे समझ गए तो कोई दिक्कत ही नहीं कैसे, क्योंकि इसको हम बार बार में पढ़ाएंगे। कॉन्वेक्स, कॉन छोड़ो, वैक्स का मतलब है उभरा हुआ हिस्सा। और जो उभरा हुआ हिस्सा है, जो भी शेप है, वो हमेशा रेयर मीडियम की तरफ से देखनी है हमने। ठीक है? अब मैं ऐसे कह दूं कि ये ले लिया हमने एक स्फीयर, समझ आया बेटा? ठीक है? इस स्फीयर को मान लिया हमने। अभी आप इसको समझ रहे हैं काम करना, क्योंकि हम इसमें दोनों चीजें बना देंगे। एक ट्रांसपेरेंट मीडियम का बना हुआ स्फीयर है, बाहर एयर है, तो ये रेयर मीडियम है, बाहर रेयर मीडियम, यहां भी रेयर मीडियम है। अभी समझने का काम करना है बेटा आपने। रेयर मीडियम अंदर डेंसर मीडियम है, या डेंसर मीडियम अंदर, ये इसका सेंटर ले लिया। तो कॉन्वेक्स उभरा हुआ, जो उभरा हुआ है, बाहर की तरफ निकला हुआ है, वो हिस्सा कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस कहलाएगा। और उसको हमने देखना उभरा हुआ हिस्सा, ये देखो इधर, ये वाला पार्ट। ठीक है बेटा? ऐसे इस साइड में, तो इसका एक हिस्सा लेंगे हम कुछ इस तरीके से, ये ले लिया हमने। ठीक है? और ये पार्ट ले लिया हमने, जैसे ये बना हुआ था, ये हिस्सा ले लिया, ये ले लिया हमने, इसको हटा दिया। अब ये जो सरफेस बनी हुई है, इसमें क्या है, ये जो हिस्सा लिया हुआ हमने,
ये जो शेप बनी हुई है, छोटा हिस्सा लिया, स्फीयर का हिस्सा लिया छोटा और आगे कट कर दिया। ये इसका जो उभरा हुआ पार्ट और रेयर मीडियम की तरफ है, हमेशा रेफरेंस मीडियम रेयर मीडियम लेना हमने। जब भी चेक करेंगे कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है तो कन्वेक्स को हम रेयर मीडियम की तरफ से देखें तो उभरा हुआ दिखना चाहिए। तो कैसी है? कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अगर कोई कहे कनकेव के लिए बढ़ाओ तो कनकेव के लिए हम बढ़ाएंगे तो हम क्या करेंगे बेटा, ये ऐसे ले लिया, इधर रेयर मीडियम है तो ये ले लिया हमने मीडियम, ट्रांसपेरेंट मीडियम हमने ये ले लिया। कहते कनकेव बढ़ाओ, कनकेव ये मीडियम है, यहां रेयर है, तो अब रेयर मीडियम की तरफ से कनकेव शेप होनी चाहिए। ये धसा हुआ हिस्सा जिधर देखें, जिस साइड से देखें और रेयर मीडियम होना चाहिए। रेयर मीडियम की तरफ से ये कनकेव है तो ये कनकेव स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। रेयर मीडियम की तरफ से अगर ये उभरा हुआ है तो ये कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो ये मानना भी बहुत जरूरी है, ये हमारे हो जाएगी कनकेव स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस और ये हमारे कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस। शेप को चेक करने के लिए हमेशा रेयर मीडियम की तरफ से देखेंगे। सब क्लियर हुआ बेटा आपको? एक बार मैं दोनों फिर से बना रहा हूं आपके लिए, अच्छे से बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कन्वेक्स बनाने लगा रहा हूं पहले, तो हमने क्या करना है इसमें, जब फिगर बनाएंगे तो इस चीज को हम ध्यान रखेंगे। एक पोर्शन ले लेंगे हम, सबसे पहले ये ले लिया हमने ट्रांसपेरेंट मीडियम, ठीक है। अब हमने कन्वेक्स बनाना है तो रेयर मीडियम की तरफ कन्वेक्स, कन्वेक्स मतलब उभरा हुआ, ऐसे बना दो, ये होगी कन्वेक्स। ऐसे जब कनकेव बनानी होगी, ये तो हमने बनाना है, इसको कैसे लेना ही लेना है, ठीक है। ये तो हमने लेना ही लेना है, मीडियम जो है इसको तो लेना ही लेना हमने से। अब कनकेव बनाओ तो रेयर मीडियम मान लो यहां है तो रेयर मीडियम की तरफ से कनकेव होना चाहिए, ऐसे ये कनकेव। इस तरीके से हमने इनको मान के बढ़ाना है, फिगर में एडजस्ट करना है, तभी हमारी फिगर बढ़िया बन पाएंगी, अच्छे से काम करेंगे। और दो तरह की स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, ठीक है पुत्र। तो हटा रहे हैं इसको। तो आपको सबसे पहला काम, हाउ टू आइडेंटिफाई द सरफेसेस, सरफेस को कैसे आइडेंटिफाई करना है ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब इसमें क्रम आती है जिसको हम कहते हैं, अभी ले लिया मैंने कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये ले लिया, कन्वेक्स लेना है, ये बना दिया। मान लो कन्वेक्स बढ़ना है तो इधर रेयर है तो इधर उभरा हुआ है तो इसको ऐसे ऐसे बढ़ा देंगे तो ये हमारा बन जाएगा कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है बेटा। प्लीज इस चीज का ध्यान रखना। अब इस पूरे का जो सरफेस आपने मानी हुई है, इसका जो सेंटर है इसको पोल का नाम देंगे, पी से लिखेंगे। बहुत जरूरी चीज है बेटा, ये आपने इसको भी ध्यान में रखना है कि पोल ऑफ स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होती है, ये वाला पार्ट, ठीक है। फिर एक टर्म आती है जिसको बोलते हैं हम रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ ए कर्वेचर। तो इस ये जो स्फीयर था जिसका ये पार्ट ले रखा हमने छोटा हिस्सा स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस में, तो ऐसे माना होगा कोई स्फीयर उसका हिस्सा है ये, तो इसका जो सेंटर होगा यहां कहीं होगा, इस सेंटर से इसको मिलाएंगे तो ये सी हो जाएगा और यहां से यहां तक की डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगी। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है भाई, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोल दो या सेंटर ऑफ कर्वेचर, दोनों इसी में आएंगे, इसी तरीके से आएंगे, दोनों डेफिनेशन एक ही तरीके से दी जाएगी। Center of curvature is the center of the sphere whose one part is this spherical reflecting surfaces। जो spherical reflecting surface है उस sphere का एक हिस्सा है, तो उस sphere का जो center है वो क्या कहलाएगा, center of curvature कहलाएगा। तो center of curvature is defined as the center of the sphere whose one part is this spherical reflecting surface। ऐसे radius of curvature is defined as the radius of the sphere whose one part is this spherical reflecting surface। ठीक है बेटा, ये चीज ध्यान रखनी है। और यहाँ इस C से पास होती हुई और P से पास होती हुई जो स्ट्रेट लाइन होगी, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू P एंड C, ये जो गई है ये प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगी। क्या कहलाएगी बेटा, ये प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगी। दिस इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। तो डेफिनेशन आपको ये भी समझ आ गई है, ठीक है पुत्र। ये चीजें ध्यान में रखनी है क्योंकि इन्हीं के सारे हमारा काम होना है। तो फिर से बता रहे हैं आपको,
पोल क्या है भाई? सरफेस जो मानिए हमने स्फेरिकल रिफ्लेक्टर है उसका सेंटर को पोल नाम देंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर उस स्फीयर का सेंटर है जिसका एक हिस्सा ये स्फेरिकल सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर भी उस स्फीयर की रेडियस को कहेंगे जिसका एक हिस्सा ये स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। और कोई भी स्ट्रेट लाइन जो पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होकर जाती होती है, उसको उससे पास होकर जा रही है, उसका नाम होगा प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है बेटा, ये चीज आपने ध्यान में रखनी है और इसको ऐसे यूज करना हमें अपने फिगर बनाते हैं। ठीक है पुत्र, तो ये होगी इसकी हमारी कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस। बुक से जरूर पढ़ना आपने, मैं फिर बोलने लगा बुक से जरूर पढ़ना। ठीक है, तो बेटा एक काम करते हैं, अब इसमें छोटी छोटी और साइन कन्वेंशन और अजम्पशंस लेते हैं हम। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन ये भी अलग से 2 मार्क्स के लिए पूछ ली जाती है। साइन कन्वेंशंस 2 मानी जाती है इसमें। पहली, सब डिस्टेंस पोल से मेजर होंगी। ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल्स। पोल से मेजर की जाएगी। नंबर 2, वो सारी डिस्टेंस जो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में मेजर की गई उनको पॉजिटिव लेंगे और सभी डिस्टेंस जो इंसिडेंट डायरेक्शन से अपोजिट मेजर की गई हैं उनको हम नेगेटिव लेंगे। ऑल डिस्टेंसेस मेजर्ड, मेजर कह सकते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे are taken positive and vice versa। ये समझ गए हो गया कि सभी डिस्टेंस जो पोल से इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में मेजर की गई उनको पॉजिटिव लेंगे और जो सभी डिस्टेंस इंसिडेंट रे से अपोजिट डायरेक्शन में मेजर की गई उनको नेगेटिव लेंगे। तो 2 साइन कन्वेंशन हमने ये ध्यान रखनी है, आपने इसको यूज में लेके आना है। अभी हम यूज करेंगे आगे जब टॉपिक करेंगे। ठीक है पुत्र, अजम्पशंस ये भी काम आती है बेटा। अजम्पशंस, पहले अजम्पशन जो सबसे पहले अजम्पशन है, ऑब्जेक्ट इज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट लाइंग ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। ऑब्जेक्ट इज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट lying on principal axis। बेटा ये प्लीज अच्छे से ध्यान रखना है, इनको अच्छे अपने दिमाग में घुसा लो बातें। नंबर 2, दूसरा जो काम है, साइज ऑफ द अपर्चर इज टेकन टू बी स्मॉल। अपर्चर इज वेरी स्मॉल। अपर्चर इज वेरी स्मॉल। वेरी स्मॉल मतलब जो साइज है स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस का वो बहुत छोटा है, वेरी स्मॉल। ठीक है, नंबर 2। नंबर 3, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होते हैं और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होते हैं उनको भी हम छोटा लेते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्शन आर टेकन टू बी वेरी स्मॉल, मतलब एंगल आई एंड आर टेकन वेरी स्मॉल, बहुत स्मॉल लेंगे इनको। देयरफॉर इसीलिए जब भी कहीं साइन आई होगा उसको हम नियरली आई मान लेंगे और साइन आर होगा उसको हम नियरली आर भी ले सकते हैं। ठीक है बेटा, एक 4th पॉइंट और आता है, प्लीज ध्यान रखना। एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे विद द प्रिंसिपल एक्सिस, नॉर्मल विद द प्रिंसिपल एक्सिस and the reflected ray with the principal axis are taken to be very small one। वो एंगल जो कि इंसिडेंट रे ने, नॉर्मल ने और रिफ्लेक्टेड रे ने प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बना रखे हैं जिनको हम अल्फा बीटा गामा कहेंगे। ठीक है बेटा, जो इंसिडेंट रे बनाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के साथ उसको अल्फा कहेंगे, जो नॉर्मल बनाएगा किसके साथ है, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, उसको हम गामा कहेंगे, और जो रिफ्लेक्टेड रे बनाएगी उसको हम बीटा कहेंगे। ये सभी एंगल भी बहुत ही छोटे लिए जाएंगे, प्लीज इस चीज को भी ध्यान में रखना है। एंगल मेड बाय
incident ray, normal and refracted ray are also taken to be very small, that is alpha, gamma and beta are also taken to be very small। और ऐसे केस में tan theta is nearly equal to theta होता है। ये assumption भी आपने ध्यान में रखनी है और ये बुक में दे रखी होगी, नहीं दे रखी तो प्लीज याद रखना, ठीक है। तो हमारे पास साइन कन्वेंशन और assumption आ चुकी है। कई बार सिर्फ इन्हीं को 2 नंबर के लिए अलग से पूछ लिया जाता है, ठीक है पुत्र। तो अभी तक मैंने आपको सिर्फ बेसिक्स ही बताने पर लगे हुए हैं, क्योंकि मैं आज आपको 2 केस कराऊंगा। अभी आगे जाएंगे, डिस्कस करेंगे कितने केस होते हैं, उनमें से 2 केस मैं समझाऊंगा, बाकी 3 आपने आप खुद करने हैं। और आज का हमारा इतना ही काम है, क्योंकि इसके बाद अगर ये सारा समझ में आपको आ चुका, अंडरस्टैंड हो चुका है, तो फिर आगे हम कुछ कर पाएंगे, क्योंकि समझ के ही फिजिक्स आगे बढ़ाई जा सकती है। इसको रट्टे लगा के याद नहीं किया जा सकता बेटा। तो समझ में आ गया आपको? फिर कह रहा हूं, एक बार इनको जो मैंने आपको बताया उनको फिर से सुनना और फिर आगे बढ़ना। साइन कन्वेंशन एंड असम्पशंस इनको भी पूछते 2 नंबर के लिए अलग से, अगर थ्योरी में आता है तो, ठीक है बेटा। अब हम अगले केस पे आते हैं, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। तो यहां हमारे 5 केसेस बन जाते हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे, 5-6 केसेस। तो अभी आपको मैंने बताया 2 तरह की सरफेस होती है बेटा, 2 तरह की सरफेस, स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस 2 तरह की होती है। तो रिफ्रैक्शन जो होगा हमारा, वो भी कौन कौन से केस बनेंगे पहले हम उसको डिस्कस करते हैं। When refraction is taking place from R to D, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जब जाने लग रही हो रे, तो रिफ्रैक्शन कैसे होगा? तो इसके लिए 2 केस बनेंगे बेटा। एक कन्वेक्स सरफेस के लिए, अभी मैं बताने लग रहा हूं, एक कनकेव के लिए बना देना। अब इस कन्वेक्स के भी 2 केस बनेंगे, एक रियल इमेज के लिए, एक वर्चुअल इमेज के लिए। वर्चुअल जो होती है उस इमेज के लिए, और इसके लिए एक ही केस होगा, ठीक है। ऐसे ही जब डेंसर से रेयर में जाएंगे तो फिर हमारे 2 केस बनेंगे, ठीक है। फिर हमारे 2 केस बन जाएंगे पुत्र, एक कन्वेक्स के लिए बनेगा, एक कनकेव के लिए बनेगा, ठीक है पुत्र। तो कुल मिला के हमारे पास 1, 2, 3, 4 और 5 केसेस हो जाएंगे। बिल्कुल मत घबराना, और बन जाए कोई दिक्कत नहीं है, तरीका सीखना है बस आपने। एक तरीका मैं बताऊंगा, फिगर बनाएंगे, फिगर बनने का बिल्कुल आराम से इजीली काम कहता हूं, कुछ नहीं है। तो 5 केस हमने ये बना रखे हैं। अब इसी को एग्जाम में पूछते हैं विशेष तौर से, फाइंड एक्सप्रेशन फॉर द स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग फॉर्मूला। स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग फॉर्मूला फॉर ए रिफ्रैक्शन टेकिंग प्लेस फ्रॉम डेंसर रेयर मीडियम टू डेंसर फॉर ए कनकेव, तो ये केस करेंगे कनकेव सरफेस। फाइंड एक्सप्रेशन फॉर द रिफ्रैक्टिंग फॉर्मूला फॉर द सरफेस फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम इन केस ऑफ कन्वेक्स, तो ये काम करेंगे। तो सभी अलग अलग दे रखे होंगे और एक जैसी डिफिकल्टी लेवल है, तो इसको ज्यादा बार पूछा जाता है। तो 5 केस आपको समझ में आए बेटा। एक सबसे पहला काम हम करते हैं, जो सबसे पहले दे रखा है, बुक में भी दे रखा है, सभी दे रखे बुक में, तो एक आपको सबसे पहला केस समझाते हैं। रेयर से डेंसर मीडियम में जाएंगे, कन्वेक्स सरफेस लेंगे और रियल इमेज के लिए बनाएंगे, ठीक है। पहला केस हम ये ले रहे हैं बेटा, बात समझ में आई? कौन सा केस कर रहे हैं बेटा? रेयर से डेंसर, कन्वेक्स सरफेस, रियल इमेज। फिर एक कोई और भी ले लेंगे हम, कोई भी डेंसर से रेयर का ले लेंगे और भी कनकेव का ले लेंगे अगले केस में, ठीक है पुत्र। तो अब शुरू करते हैं हम इसमें। फिगर बढ़ते ही आपका काम खत्म हो जाएगा। तो जो मैं पहला केस ले रहा हूं क्या है, रेयर से डेंसर में, ये बना हुआ रेयर से डेंसर, कन्वेक्स सरफेस का है, और रियल इमेज के लिए जो आपकी बुक में पहले दे रखा, हम इसी को ले रहे हैं, ठीक है। सब कुछ फिर से शुरू कर रहा हूं, जो अभी तक बताया उसका पूरा यूज, बल्कि इससे पहले वाले आर्टिकल्स का भी पूरा यूज। रेयर से डेंसर में रिफ्रैक्शन होगा
जब भी फिगर बनाते हैं बेटा तो इधर से रे चलाते हैं, इधर की तरफ जाती है, मतलब इधर रेयर मीडियम लेना है, इधर हमने डेंसर मीडियम लेना है, और सरफेस लेनी है कन्वेक्स। तो मैंने आपको बताया था, पहले तो हम ये वर्क करेंगे ऐसे, ये ट्रांसपेरेंट मीडियम को बनाएंगे। प्लीज इस चीज पे ध्यान देना आप, ठीक है। अब हमारी कैसी सरफेस है, कन्वेक्स। कन्वेक्स इधर से लेंगे हमने रेयर, तो रेयर इधर मानना हमने, तो इधर की तरफ रेयर करना है, तो इसका मतलब हम इसको ऐसे करेंगे। तो पहला आपको ये सरफेस लेनी आ गई, रेयर से डेंसर में जाएंगे, कन्वेक्स लेना है, तो कन्वेक्स रेयर की तरफ होना चाहिए, मैंने बताया हमेशा रेयर की तरफ से देख के सरफेस को डिसाइड करेंगे। ये इसका पोल हो गया, पोल ऐसे है तो सेंटर यहां कहीं होगा, इन दोनों से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन क्या कहलाएगी, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस होगी, ठीक है पुत्र। यहां हमने सी ले लिया इसको। प्लीज पहला काम, इस फिगर को ले रहे हैं तो कैसे ले रहे हैं, इसको भी मानने का तरीका है, ये ध्यान रखना, ठीक है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने μ2 मान लिया जैसे बुक में दे रखा है, और रेयर का हमने μ1 मान लिया, या इस सारे का रेयर का μ1 है। रियल इमेज के लिए आप यहां कहीं से थोड़ी दूर कहीं भी एक ऑब्जेक्ट को मान लो, और ऑब्जेक्ट मैंने बताया था ऑब्जेक्ट इज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट लीजिए, यहां लेता हूं मैं ओ, ठीक है। इससे अब हम अपना डायग्राम बनाएंगे, तो यहां से रे चलिए तो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ चल जाएगी, जब यहां टकराएंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 बढ़ जाएगा, रिफ्लेक्शन भी 0 हो जाएगा, ये बिल्कुल एज इट इज आएगी, नो चेंज, बगैर किसी रिफ्लेक्शन के सीधी जाएगी। मतलब जब भी हम फिगर बनाएंगे पहले सरफेस डिसाइड करेंगे, रेयर इधर है, डेंसर इधर है, रेयर की तरफ कन्वेक्स लेना है तो कन्वेक्स ले लिया, तो सेंटर इधर हो जाएगा, ये ऐसे बढ़ेगी। अब दो रे चलेंगी यहां से, एक तो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ साथ बगैर किसी डेविएशन के सीधी जाएगी, दूसरी किसी एंगल पे चलेगा, एक रे जहां भी पॉइंट से टकराए उसको आप सी से मिला देना, जैसे सी से मिलाएंगे तो ये इसकी रेडियस होगी, रेडियस किसी सरफेस के हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर, मतलब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। अब यहां से अगर सी दी जाती तो रिफ्लेक्शन नहीं होता क्योंकि सरफेस का चेंज, लेकिन जैसे मीडियम चेंज होता है रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन होगा रेयर से डेंसर में, रेयर से डेंसर में, तो सीधी जाने की बजाय ऐसे जाने की बजाय ये बेंड हो जाएगी नॉर्मल की तरफ, ये नॉर्मल है इसकी तरफ बेंड हो जाएगी, जैसे बेंड होगी इसको आगे बढ़ा दो, जहां कहीं मिलेगी वहां हमारी इमेज बनती है भाई, बस इस तरीके से हमें ये ध्यान रखना है। ओ से चले सीधे गई, ए पे टकराई तो ये पे होगा, और ये एंगल हमने बताया अभी नॉर्मल और इन रिफ्लेक्टेड रे, ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे थी तो इसके बीच का एंगल आई कहलाएगा, ये रिफ्लेक्टेड रे ये नॉर्मल है तो ये आर कहलाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। इंसिडेंट रे ने जो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल बना रखा है वो अल्फा कहलाता है, मैंने आपको बताया था। जो रिफ्लेक्टेड रे ने प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बना रखा वो बीटा कहलाता है, ये भी आपको बताया हुआ पहले, और जो नॉर्मल ने प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बना रखा वो गामा कहलाता है, ये भी बताया हुआ आपको। तो हमारी फिगर होगी बेटा कंप्लीट, ठीक है। समझ में आया कैसे करना है? एक बार फिर से मैं आपको बताने लग रहा हूं कि हमने लेना रेयर से डेंसर, तो रेयर इधर लेंगे, डेंसर इधर लेंगे, तो भाई हमने पहले ये मान लिया, ठीक है। रेयर इधर लेंगे तो ऐसे बना दो, सेंटर फिर इसका इधर बन जाएगा, कहीं भी सेंटर ऐसे मान लेना, ये पोल हो गया है, इसके पीछे से जाएगी तो पहली सरफेस ये बन गई हमारी। ऑब्जेक्ट को कहीं भी थोड़ी दूरी से, ज्यादा दूर रखना है कहीं भी रख लो, एक तो इसी के साथ साथ जाएगी, दूसरी यहां जाएगी, सी से मिलाओ, आई बढ़ गया, जाना ऐसे तो थोड़ा बेंड कर दो, ये आर हो जाएगा, और यहां कहीं मिलेगी तो ये आई बन जाएगा, ये ओ था, और यहां जो है इसको सेंटर माना और ये पोल है, ये एंगल अल्फा कहलाता है, ये बीटा कहलाता है, ये गामा कहलाता है, और यही काम मैंने यहाँ आपको अच्छे से समझाया है, एक बार बढ़िया से फिर वहां रिपीट कर दिया है, आप इसको रिवाइंड करके देख सकते हो तो आपको 4 बार हो जाएगा, ठीक है पुत्र। ये प्लीज ध्यान रखना, अगर आपकी फिगर बनानी आपको आ गई है तो आपका 70 to 80% काम पूरा होगा। बस फिगर बनाने से ही एग्जामिनर भी हमेशा फिगर को ही देख के काम करेगा, ठीक है बेटा। अब आते हैं, जैसे आपकी फिगर पूरी हो जाएगी
आपने एक काम करना है, स्नेल्स लॉ लगाना है एक पॉइंट पर। उसके लिए कुछ भी आपने नहीं देखना, साइन आई बटे साइन आर लेना है बाई स्नेल्स लॉ। साइन आई बटे साइन आर, ये लेने के बाद अब ध्यान देना है किस मीडियम में गया, दो में, किससे, एक से। तो जिसमें गया उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऊपर, जिसमें आया है उससे नीचे, बस। अब स्मॉल एंगल्स है, मैंने आपको बताया था फॉर स्मॉल अपर्चर छोटा होगा तो साइन आई इज इक्वल टू आई एंड आर आर वेरी स्मॉल, ठीक है। जैसे स्मॉल एंगल होंगे तो आई को हम आई ले लेंगे, साइन आई को आई, इसको आर को आर मान लेंगे और इसको म्यू टू म्यू वन ले लेंगे और यहां लिख देंगे बिकॉज आई एंड आर वेरी स्मॉल, आई एंड आर स्मॉल, वेरी स्मॉल, ठीक है। इसलिए साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा, आई है तो आई हो जाएगा, आर तो आर हो जाएगा, ये थीटा। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा। जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अब यहां से म्यू वन के साथ आई आ गया और म्यू टू के साथ आर हो गया। ये इक्वेशन हमारी इंपॉर्टेंट है। स्टेप नंबर 1 फॉर्मूले को डेराइव करने का, मेक ए नीट एंड क्लीन फिगर बाय यूजिंग लार्ज, देयर शुड बी नो वायलेशन ऑफ एनी लॉ, देन फिगर विल बी 100% करेक्ट। वो आपको हमने समझाया। सेकंड स्टेप, अप्लाई स्नेल्स लॉ, साइन आई बटे साइन आर तो आंख बंद करके, फिर यहां जब लिखो ध्यान देना कहां से आया, किसमें गया है, वो ऊपर, जहां से आया है वो नीचे। साइन आई को आई लिख देंगे, साइन आर को आर लिख देंगे, इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। इस इक्वेशन को आपने ध्यान में रखना, ठीक है। एक हमने छोटी क्लासेस में एक पार्ट पढ़ा हुआ है, किसी भी ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी थी कि ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो उसी ट्रायंगल के जो इंटीरियर अपोजिट सामने के जो एंगल होते हैं उनके सम के बराबर होता है। पढ़ा हुआ हमने बाय थ्योरम, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ द अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। ये आपने पढ़ी है। तो अब देखो, ट्रायंगल भी कोई बड़ी बात नहीं, दो ट्रायंगल लेनी है हमने इस प्रॉपर्टी का यूज करते हुए। इन ट्रायंगल AOC, देखना ही नहीं, AOC, एक AOC, ये AOC, ये एंगल अल्फा है, ये गामा है, ठीक है, और ये इसका बाहर का ऊपर वाला एंगल है। ये बेटा ध्यान देना, ये ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं इस बार, दिस इज द ट्रायंगल, ये एक्सटीरियर एंगल है और ये इसके दोनों सामने वाला इंटीरियर एंगल है। तो इन ट्रायंगल AOC I इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा, ठीक है, एंगल I इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। इस ट्रायंगल में आया ये AOC। दूसरी ट्रायंगल, हर किसी में ये ट्रायंगल लेनी है, इन ट्रायंगल AIC, एक बार ऑब्जेक्ट पे जो बनी हुई है, एक बार इमेज पे जो बनी हुई है, AIC। इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं बेटा मैं, इस ट्रायंगल की, सिर्फ यहां तक की ये ट्रायंगल। इसमें ये बाहर का एंगल है आउटर और ये दोनों अपोजिट एंगल्स हैं, तो गामा जो इन दोनों के जोड़ के बराबर हो जाएगा, गामा इज इक्वल टू आर प्लस बीटा, और यहां से बीटा की वैल्यू निकाल लो, ये हो जाएगा गामा माइनस आर। आपने ये निकालना आई और आर। फिर से सुनो, पहले फिगर बनानी है, फिर स्नेल्स लॉ लिखना है, फिर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज करनी है जो भी बताया। किसी ट्रायंगल के अंदर बाहर का जो एंगल होता है वो अंदर के दोनों सामने वाले एंगल्स के जोड़ के बराबर होता है। ट्रायंगल भी यानी हर किसी फिगर में ये ट्रायंगल आएंगी AOC और AIC, उसमें एडजस्ट करके देखो, आपको अल्फा और आई और बीटा, जो आई और आर है, आई और आर की वैल्यू निकालनी है, सॉरी आई और आर की वैल्यू, तो यहां से आर की वैल्यू निकालो प्लीज बेटा, नॉट बीटा, बेटा आर की वैल्यू निकालो बस। तो गामा इज इक्वल टू दोनों के सम के बराबर, आर जो आएगा इसको इधर ले आएंगे, माइनस का हो जाएगा ये, ठीक है बेटा। आई और आर की वैल्यू निकालेंगे, ध्यान रखें। तो स्टेप नंबर 3, अब इन दोनों वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर दो।
पुटिंग इन 1, पुटिंग वैल्यूज इन 1 में पुट कर दो। हाँ भाई, μ1 आई ये रहा, क्या इसका अल्फा प्लस गामा बराबर μ2 ये रहा आर, तो μ2 और आर ये रहा, क्या है भाई, गामा माइनस बीटा। ठीक है, क्लियर भाई आपको ये चीज? यहां तक का काम होगा तो आपका आ ही गया ऑलमोस्ट। अब सुनो बेटा, स्मॉल एंगल्स के लिए हमने पढ़ा हुआ है ट्रायंगल के अंदर, ठीक है, एंगल इज इक्वल टू, एंगल बराबर है लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। इसका यूज करेंगे हम, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इस एंगल को निकालने के लिए ये लेंथ ऑफ द आर्क हो जाएगी और ये रेडियस हो जाएगी पी से सी तक। तो यहां से क्या बढ़ गया, यूजिंग दिस वन, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला थीटा इज इक्वल टू एल बाई लेंथ ऑफ आर्क, जान पूछ के लिख रहा हूं मैं, और नीचे रेडियस लिख रहा हूं क्योंकि आर नहीं लिखा, आर तो हमारे पास पहले रेट फ्रैक्शन है ना। ये एंगल क्या बना भाई, गामा इज इक्वल टू एपी बटे पीसी, बीटा क्या बनेगा, एपी बटे पी आई, एपी बटे पी से आई, पी से मेजर करना, और अल्फा क्या बनेगा, अल्फा ये हो गया, तो ये एपी काम करेगी किसका, लेंथ ऑफ द आर्क, और ये क्या हो जाएगा, पीओ ऑब्जेक्ट, तो एपी बटे पीओ। ये तीनों के तीनों हमारे पास वैल्यू आ गई है, ठीक है। इन तीनों वैल्यूज को यहां पुट कर दो ऊपर वाले में, इसमें तो क्या बन गया, μ1 क्या हो गया, अल्फा ये एपी डिवाइड बाई पीओ माइ प्लस एपी डिवाइड बाई पीसी इज इक्वल टू μ2 गामा लिखा हुआ ये रहा, एपी बाई पीसी, एपी बाई पीसी माइनस एपी बाई पीआई, ये बीटा की वैल्यू। अब सब में से एपी कैंसिल हो गया है, ध्यान दोगे तो μ1 बराबर 1 अपॉन पीओ प्लस 1 अपॉन पीसी इज इक्वल टू μ2, और यहां क्या हो गया 1 अपॉन पीसी माइनस 1 अपॉन पीआई। अब हम यूज करेंगे साइन कन्वेंशन, सभी डिस्टेंस पोल से मेजर की जाएंगी, कर ली हमने, पी से सब पी ओ पी सी पी आई, वो सारी डिस्टेंस जो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन तो ये थी, तो यहां से यहां जाएंगे तो ये क्या रहेगी आर, ठीक है, तो पीसी बराबर है आर पॉजिटिव, और पोल से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस आई तक की है वो कहलाएगी पी आई, और ये कहलाएगी प्लस वी। पोल से इधर अपोजिट डायरेक्शन में आए हैं तो ये कहलाएगा पी ओ माइनस यू, ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना, पी से अपोजिट डायरेक्शन में इंसिडेंट रे इधर गई थी हमारे उल्टे, तो इसलिए पीओ माइनस यू अपोजिट, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को यू से लिखते हैं, इमेज की डिस्टेंस को वी से लिखते हैं, और सेंटर ऑफ रेडियस कर्वेचर को आर से लिखते हैं, दोनों बाकी साइड थी तो पॉजिटिव है। अब इनकी वैल्यू हम यहां पुट कर देंगे, तो μ1 1 अपॉन पीओ माइनस यू प्लस ये किसके बराबर है, पीसी आर के प्लस μ2 ये किसके बराबर है, आर के भाई, ठीक है, और यहां किसके बराबर है, माइनस 1 अपॉन ये क्या है, वी के। अब आर वाले इकट्ठे कर दो, इनको अलग अलग करो अलग अलग, तो आएगा μ1 बाई माइनस यू प्लस में μ1 बाई आर इज इक्वल टू μ2 डिवाइडेड बाई आर माइनस में μ2 डिवाइडेड बाई वी। इस v को इधर ले आओ, इसको इधर ले लो, तो अब क्या करेंगे बेटा, यहां से ये वैसे कैसे रहेगा, μ1 बाई माइनस यू प्लस उधर से आएगा तो प्लस में हो जाएगा ये μ2 बाई वी, ये ऐसे कैसे रहेगा μ2 बाई आर, और ये इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो μ1 बाई आर, इन दोनों को इकट्ठा लिख देंगे μ2 माइनस μ1 बाई आर। ये हमारा फॉर्मूला होगा स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए।
सरफेस चाहे कोई भी हो, कैसी भी हो, फॉर्मूला यही बनेगा। ठीक है बेटा, समझ आया या नहीं? थोड़ा लेंथी जरूर है पर इजी पढ़ाया है, बुक से तो अब भी छोटा बना दिया हमने। फिर से सुनो, फर्स्ट ऑफ ऑल कोई फॉर्मूला डेराइव करने के लिए फिगर बनाएंगे, फिगर बनाते हुए रूल्स को फॉलो करेंगे, स्नेच लॉ लगाएंगे, स्नेच लॉ में साइन आई बटे साइन आर करेंगे, इसको आई लिख देंगे, इसको आर लिख देंगे, किसमें गया ऊपर मीडियम, जिसमें आया, जिससे आया वो नीचे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये रिलेशन आ जाए। फिर एक ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगाएंगे जिसमें बाहर का एंगल जो होता है अंदर के सामने के दोनों एंगल्स के जोड़ के बराबर होता है। ट्रायंगल एओसी और एआई से लेने, यहाँ से आई और आर की वैल्यू निकाल लेंगे, इन दोनों की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। फिर लेंथ ऑफ द आर्क इज इक्वल बाय रेडियस इज इक्वल टू एंगल होता है, तो यहाँ से हम ये एंगल निकाल लेंगे, ये लेंथ ऑफ द आर्क होगी, यहाँ ये गामा किसके बराबर होगा, गामा इज इक्वल टू एपी बटे पीसी, बीटा इज इक्वल टू एपी बटे पीआई, और यहाँ से अल्फा निकालेंगे तो एपी बटे पीओ, पी से सब डिस्टेंस मेजर होगी, और ये हमने यहाँ लिखी हुई है। ठीक है, वो लिखी हुई, इनकी वैल्यू पुट करो, एपी कट जाएगा, ये आ जाएगा। अब पीओ, पी से ओ की तरफ उल्टे गए डायरेक्शन में माइनस यू, पी से आई की तरफ गए हैं तो वी, और यहाँ से आर है तो ये वैल्यू पुट कर देंगे। आर वाले एक जगह इकट्ठे कर लो और ये और भी इधर इकट्ठे कर लो, आपको फॉर्मूला देगा। अब ध्यान से सुनना, सरफेस रेयर से डेंसर हो या डेंसर से रेयर, रेयर से डेंसर हो, रिफ्रैक्शन रेयर से डेंसर हो, सरफेस चाहे कोई सी भी हो, चाहे कन्वेक्स हो चाहे कनकेव हो, इमेज चाहे रियल हो चाहे वर्चुअल हो, फॉर्मूला यही रहेगा। बस ध्यान रखना, रेयर से डेंसर हो, सरफेस चाहे कैसी भी हो, इमेज चाहे कैसी भी बने, फॉर्मूला विल बी द सेम। ठीक है, समझ आया यानी? और जैसे डेंसर से रेयर करेंगे तो जहां ये μ1 μ2 है ये इंटरचेंज कर देंगे, बाकी एज इट इज वही रहेगा। ठीक है पुत्र, तो आपको समझ में आया बेटा कैसे किया है ये? एक केस, एक फिगर और बना देता हूं मैं, आपको करके देखना उसको, फिर एक फिगर आपको और समझाते हैं। मिटा दो इसको, चलो यहां से मैं इसको मिटा रहा हूं। अगर दोबारा आप देखना चाहते हो, दोबारा इसको कहते हैं रिपीट करना चाहते हो, तो रिवाइंड करो और फिर से देखो। अब की बार मैं एक फिगर बना रहा हूं डेंसर से रेयर के लिए। ठीक है, डेंसर से रेयर के लिए सारी चीजें मैं लिख दूंगा, सॉल्व आपने करना है, और यहां का इसका आंसर मैंने ऐसे कैसे रखा हुआ है, सॉल्व करके आपने देखना है। आज का हमारा काम यही है कि इसको आप कर सको। अब जो बनाना चाह रहे हो डेंसर से रेयर की तरफ और कनकेव सरफेस के लिए, ठीक है पुत्र, बढ़ाओ। तो सबसे पहला काम है हमने इसको ऐसे मानना है। प्लीज बेटा ध्यान देना जो मैं कहना चाह रहा हूं, ये लीजिए एक पार्ट, डेंसर टू रेयर, तो रेयर इधर है, कनकेव तो इसकी तरफ से कनकेव ऐसे बनेगा। सबसे पहला तो यही डिसाइड करना आपका काम है, इसको ठीक डिसाइड करके तो फिगर ठीक बनेगी। ये पोल बन गया यार। अब ध्यान देना, इसका सी इधर नहीं होगा, इधर होगा, तो यहां कहीं सी होगा, तो इससे पास होकर जाने वाली लाइन ये प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगी। फिर मैं कह रहा हूं ध्यान देना भाई इस चीज के लिए, हर बार मैं एक ही बात पे जोर दे रहा हूं, फिगर में ही काम करेगा, क्योंकि हम डेंसर से रेयर में लेना, डेंसर इधर लेना है, रेयर इधर लेना है, रेयर की तरफ कनकेव रखना है, तो ऐसे कनकेव करना, धसा देना, गुफा बना देना। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट हमने डेंसर में लेना है, तो सी हमने इसको यहां मान लिया, ऑब्जेक्ट मैंने यहां ले लिया, या ऑब्जेक्ट एक रे ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जाएगी, एंगल इंसिडेंस 0 बना, रिफ्लेक्शन 0 हो जाएगा, सीधा यहां हो जाएगी, बिल्कुल किसी डेविएशन के बगैर सीधे निकल जाएगी। दूसरी रे जहां टकराएगी उसका नाम ए रखते हैं हम भाई। ठीक है, हर किसी फिगर में ए रखेंगे। अब इसको आप सी से मिला दो, इस पॉइंट को सी से मिला दो, ये सी होगी भैया। जैसे सी से मिलाएंगे ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, और ये ऑब्जेक्ट इंसिडेंट रे का, ये इंसिडेंट रे है, इसका प्रिंसिपल एक्सिस के साथ ये अल्फा कहलाता है। अब कहां से, डेंसर से रेयर में जा रही है भाई, डेंसर से रेयर में जा रही है, μ2 से μ1 में जाने लग रही है,
तो स्नेल्स लॉ, रिफ्रैक्शन के लॉ के अकॉर्डिंग अवे फ्रॉम जाना चाहिए था इसको बिल्कुल सीधा ऐसे, पर ये अवे हो जाएगी दूसरी तरफ ऐसे और दूर हो जाएगी नॉर्मल से। ये नॉर्मल है, इससे दूर होगी, एक रे इधर गई और एक रे इधर गई, यहाँ कभी नहीं मिलेंगी। इनको मिलाने के लिए हमें बैकवर्ड डायरेक्शन में इसको बढ़ाना पड़ेगा, एक्सटेंड करना पड़ेगा। ये डॉटेड डॉटेड करके जहां ये मिले वो आई हो जाएगा। और रिफ्रैक्टेड रे ने जो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल बना रखा वो बीटा कहलाता है, और नॉर्मल ने जो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बना रखा वो गामा कहलाता है। रिफ्रैक्शन एंगल ये सारा कहलाएगा। स्नेल्स लॉ लगाओ, साइन आई बटे साइन आर, देखना ही नहीं किसमें गया, μ1 में, किससे, μ2 से। इसको I मानो, इसको R मानो, इसको μ1, इसको μ2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो μ2 के साथ I आएगा और μ1 के साथ R आएगा। इक्वेशन ये बनेगी, ठीक है। फिर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगाओ, कौन कौन सी ट्रायंगल लेनी है, AOC, 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 ये बाहर का एंगल दोनों के जोड़ के बराबर, तो I बराबर क्या होगा, अल्फा प्लस गामा। एक ट्रायंगल लेनी है हमने, कौन सी, AIC, उसी तरह से AIC, ये भी R होगा, ये बाहर का एंगल ही आउटर, अरे दोनों के जोड़ के बराबर, तो R बराबर है बीटा प्लस गामा। ये दोनों वैल्यू इसमें पुट करो और वैसे ही सारा का सारा काम करो, ठीक है। फिगर मैंने बना दी है, अब आपने चेक करना है बेटा। और इस केस में चलो इसको सॉल्व ही कर देते हैं, रखो ये दोनों वैल्यू यहाँ क्या बनेगी, μ2 के साथ किसको मल्टीप्लाई करना है, I को, I कितना है, ये रहा अल्फा प्लस गामा, μ1 के साथ किसको करना है, बीटा प्लस गामा, R की वैल्यू पुट कर दी। अल्फा क्या होगा, तो अल्फा बता सकते हो आप, वही हियर अल्फा इज इक्वल टू AP बटे PO, बीटा इज इक्वल टू AP बटे PI एंड गामा इज इक्वल टू AP बटे PC। ये वही एंगल एज इट इज आ जाएंगे, सब की वैल्यू पुट कर दो, μ2 AP बटे PO, AP बटे PC, μ1 AP बटे PI प्लस में AP बटे PR, R था, सॉरी PC R था ये, AP कैंसल, तो μ1 1 अपॉन PO 1 अपॉन PC, μ1 1 अपॉन PI 1 अपॉन PC। नाउ साइन कन्वेंशन यूज करो, PO को U लिखते हैं, PI को V लिखते हैं, PC को R लिखते हैं। इस केस में PC को छोड़ के सब, R को छोड़ के दोनों नेगेटिव है, ये वैल्यू यहाँ पुट करो, μ1 1 बाई माइनस U प्लस में 1 बाई R घटा देगा, μ1 ये क्या था, μ1 1 या 2 सॉरी 2, ये 2, ये μ1 यहाँ क्या होगा 1 अपॉन माइनस V, और ये क्या होगा इधर से प्लस में 1 अपॉन R, ठीक है। अब आप यहां देख लो इसको, माइनस μ2 बटे माइनस V, सॉरी U, उसको इधर लेके आओ, उधर लेके आएंगे तो μ1 के साथ V होगा तो प्लस में हो जाएगा, μ1 बाई V हो जाएगा, ये देखो इधर आएगा तो प्लस में, और यहाँ प्लस का है, यहाँ ये प्लस का है, तो यहाँ जाएगा μ1 बाई R और यहाँ जाएगा μ2 बाई R, दोनों को इकट्ठा लेंगे तो दोनों का इकट्ठा हो जाएगा μ1 माइनस से μ2 बाई R। इन दोनों को कंपेयर करोगे तो μ2 की जगह μ1 आ गया है, μ1 की जगह μ2 आ गया, μ2 की जगह μ1 आ गया, बाकी वही चीजें रही आपस में इंटरचेंज। ये डेंसर टू रेयर के लिए D2R और ये पहले हमने R2D किया था वो, बस ठीक है। तो बेटा 3 केस और बढ़ते हैं, वो तीनों आपने करके देखने हैं आराम से। कहीं कोई दिक्कत हो तो आप मेरे को बताओगे, क्योंकि ये अगर आपको नहीं आए ना तब तक कुछ आने वाला नहीं है। प्लीज बेटा जरूर करना, कोशिश की आपको अच्छे से अच्छा बता सके, ठीक है। वंस अगेन
ट्राई योर बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू बेटा। ओके, थैंक यू, बाय।